पिछली कहानी में आपने देखा था कि जनरल कंपटीशन शुरू हो चुकी थी और उसका पहला राउंड था एक दूसरे से ड्यूल करना। वांग लिन ने 4 लड़ाइयां जीतकर पहला स्टेज आसानी से पास कर लिया था। इसके बाद ली गो और वांग लिन के बीच थोड़ा ड्रामा हुआ क्योंकि ली गो को एम्पर सोर्ड से प्यार हो गया था, लेकिन वांग लिन ने उसे शांति से समझाया और आखिरकार ली गुओ ने फिर से उसके सामने सर झुका दिया। उसके बाद वांग लिन ने बाकी कल्टिवेटर्स से अलग होने का फैसला किया जो इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि ये जनरल्स उन्हें सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और बाहर से आए कल्टिवेटर्स का बेवजह कत्ल हो रहा है। सबसे अलग होने के बाद वांग लिन ने फिर से एम्परर गुयंग क्याओ के साथ बैठकर लूट की म्यूजिक सुनी, लेकिन अभी तक वांग लिन को ये एहसास नहीं हुआ था कि वो असल में डीमन लैंड की एम्परर है। वहीं पर वांग लिन को अपने डिफायंट डाओ को लेकर एक गहरी एनलाइटमेंट भी मिली। यही था पिछली कहानी का पूरा कोर। अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधे नई कहानी में चलते हैं। कहानी आगे बढ़ती है जहां वाइस कमांडर डैन शुई दूसरे वाइस कमांडर से पूछता है कि वो ये कंपटीशन क्यों देख रहे हैं। आमतौर पर डैन शुई को ये सब देखना बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि उसे ये बच्चों का खेल लगता है। तभी डैन शुई जवाब देता है कि वो यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें एम्परर की तरफ से सीधा ऑर्डर मिला है। ये सुनकर दूसरा वाइस कमांडर चौंक जाता है क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एम्परर खुद डैन शुई को कंपटीशन देखने का हुक्म देगा। इसके बाद जिन वुसु सबके सामने अनाउंस करता है कि एम्परर के आदेश से दूसरे राउंड में बदलाव किया गया है। इस दूसरे स्टेज में पार्टिसिपेंट्स को एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट बजाना होगा जिसे कहा जाता है वॉर ड्रम। फिर जिनवुस उस वॉर ड्रम को बाहर लाता है और बताता है कि इसमें से सिर्फ टॉप 10 लोग ही सिलेक्ट होंगे। क्वालिफिकेशन इस बात पर डिपेंड करेगी कि कोई पार्टिसिपेंट ड्रम को कितनी बार स्ट्राइक कर पाता है। जितनी ज्यादा स्ट्राइक्स उतनी ऊंची रैंकिंग। ये सुनकर मोलिहाई थोड़ा वरीड हो जाता है क्योंकि ये वॉर ड्रम कोई आम आर्टिफैक्ट नहीं है। सिर्फ इसकी मौजूदगी ही एक नॉर्मल इंसान पर भारी प्रेशर डाल देती है और इसे बजाने पर प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मोलिहाई को इस बात का अफसोस होता है कि वो वांग लिन की मदद नहीं कर सकता। उसे लगता है कि अगर वो साथ होता तो कम से कम 6 ड्रम बीट्स दिला सकता था। वाइस कमांडर्स भी इस टेस्ट को देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि वॉर ड्रम आमतौर पर सिर्फ ऑफिशियल कोरोनेशन के समय इस्तेमाल किया जाता है। इसका यहाँ आना ये इशारा करता है कि पार्टिसिपेंट्स में से किसी ने एम्परर की खास इंटरेस्ट खींच ली है। इसके बाद कंपटीशन शुरू होती है और सबसे पहले जनरल ये सेन आगे आता है ड्रम स्ट्राइक करने के लिए। पहली स्ट्राइक करते ही जनरल ये सेन को जबरदस्त बैकलैश लगता है और वो मुंह से खून उगल देता है। फिर वो दूसरी बार स्ट्राइक करता है लेकिन उसे फिर से काउंटर अटैक झेलना पड़ता है। आखिरकार ये इसी तरह 4 बार ड्रम स्ट्राइक करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन हर स्ट्राइक के सान होता है। 4 स्ट्राइक्स के बाद वो पूरी तरह गिर पड़ता है। जिन वुसु रिकॉर्ड करता है कि येसन ने कुल 4 स्ट्राइक्स की हैं। उधर वांग लिन वॉर ड्रम की तरफ देखता है और समझ जाता है कि इसके पीछे कोई न कोई गहरा मकसद जरूर छुपा हुआ है। जनरल हुआंग और जनरल शुआन की बात करें तो जनरल हुआंग ने नोटिस किया कि जनरल शुआन लगातार वांग लिन को देख रहा था। इससे साफ लग रहा कि जनरल शुआन वांग लिन को काफी हाई रिगार्ड में रखता है। तभी वाइस कमांडर शुआन वाइस कमांडर हुआंग से पूछता है कि उसके हिसाब से इस कंपटीशन को कौन जीत सकता है। इस पर वाइस कमांडर हुआंग अपनी चॉइस की तरफ इशारा करता है, मो फेई। इसके बाद हमें बाकी जनरल्स का एक क्विक समरी दिखाया जाता है जहां अलग अलग लोग ड्रम स्ट्राइक करते हैं। कोई 5, कोई 6 तो कोई 4 स्ट्राइक्स तक ही पहुंच पाता है। इसी बीच जिन वुशु के दिल में वांग लिन के लिए पुरानी कंपटीशन की वजह से अब भी जबरदस्त नफरत भरी हुई होती है। आखिरकार मो फेई की बारी आती टेस्ट शुरू करने की। मो फेई ड्रम को स्ट्राइक करता है और पहली स्ट्राइक का बैकलैश वो बहुत आसानी से संभाल लेता है, जैसे ये उसके लिए कोई बड़ी बात ही न हो। ड्रमिंग आगे बढ़ती है और हर अगली स्ट्राइक के साथ मो फेई पर ड्रम का बैकलैश और ज्यादा बढ़ता जाता है। फिर भी मो फेई हार नहीं मानता और लगातार स्ट्रगल करते हुए ड्रम को कई बार स्ट्राइक करने में कामयाब हो जाता है। आखिरी स्ट्राइक तक पहुंचते पहुंचते मो फेई बिल्कुल अपनी लिमिट पर आ जाता है। बैकलैश इतना ज्यादा होता है कि उसका मास्क तक गिर जाता है। मो फेई का चेहरा देखकर वांग लिन चौंक जाता है क्योंकि वो उसे होंग प्रिजन में मिले उस इंसान जैसा लगता है जहां वांग लिन ने पहले अपनी इमॉर्टल स्लॉटरिंग टेक्निक को लेवल अप किया था। हालांकि वांग लिन अभी कंफर्म नहीं कर पाता कि दोनों एक ही इंसान है या नहीं। वाइस कमांडर हुआंग मो फेई से काफी इम्प्रेस्ड हो जाता है क्योंकि उसने बाकी सबसे ज्यादा बार ड्रम स्ट्राइक किया होता है। उसे लगता है कि उसकी चॉइस वाइस कमांडर शुआन की चॉइस से बेहतर है, लेकिन वाइस कमांडर शुआन अब भी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि उसकी चॉइस वांग लिन सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर वाइस कमांडर हुआंग और भी क्यूरियस हो जाता है कि आखिर वांग लिन में ऐसा क्या है जो शुआन उसे इतना स्पेशल मानता है। शॉर्ट में कहें तो मो फेई और उसका असिस्टेंट टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं और कुल 11 स्ट्राइक्स के साथ मो फेई टॉप पोजीशन पर आ जाता है। ये देखकर
मो लिहाई को चिंता होने लगती है। मोफे की ग्रेटनेस देखकर उसे लगता है कि क्योंकि वो वांग लिन की मदद नहीं कर पाया, इस सेकेंड राउंड में वांग लिन के चांसेस कमजोर हो सकते हैं। फिर आती है वांग लिन की बारी। जिन वुशु वांग लिन को अरीना में आने का ऑर्डर देता है, लेकिन उससे पहले उसे रोककर एक बेट रखता है। वांग लिन को अंडर एस्टिमेट करते हुए जिन वुशु कहता है कि वांग लिन 5 स्ट्राइक से ज्यादा ड्रम स्ट्राइक नहीं कर पाएगा। अगर वांग लिन 5 बार ड्रम स्ट्राइक कर ले तो जिन वुशु उसे एम्परर के सामने रेकमेंड करेगा और उसे जनरल बनाने की सिफारिश करेगा। लेकिन अगर वांग लिन फेल हुआ तो उसे शहर छोड़ना पड़ेगा। वांग लिन को इस रिकमेंडेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो बेट की कंडीशन बदल देता है और कहता है अगर वो जीत गया तो उसे जिन वुशु का हाथ चाहिए, यानी जिन वुशु का हाथ काटा जाएगा। जिन वुशु एरोगेंस में बेट एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ तक कह देता है कि अगर वांग लिन जीत गया तो वो सिर्फ एक नहीं बल्कि दोनों हाथ देगा। इसके बाद वांग लिन वॉर ड्रम के सामने खड़ा होता है और अपनी पावर दिखाना शुरू करता है। पहली ही स्ट्राइक में वो सीधे अपनी इमॉर्टल स्लॉटरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके ड्रम पर वार करता है। वांग लिन बिना रुके, बिना सांस लिए लगातार 5 बार ड्रम स्ट्राइक कर देता है। ये देखकर पूरा ऑडियंस शॉक में आ जाता है क्योंकि वांग लिन इतनी आसानी से ड्रम बजा रहा होता है। वहीं जिन वुशु पूरी तरह स्टन्ड रह जाता है क्योंकि वांग लिन ने पहली ही कोशिश में उसे बेट हरा दिया होता है। वांग लिन तुरंत जिन वुशु से कहता है कि उसने बेट जीत ली है और अब जिन वुशु को प्राइस चुकानी होगी अपने हाथ काटकर। लेकिन जिन वुशु बात घुमाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसने चैलेंज दिया था 5 से ज्यादा स्ट्राइक्स का और वांग लिन ने तो सिर्फ 5 ही स्ट्राइक्स की हैं, इसलिए बेट अभी खत्म नहीं हुई। जिन वुशु का ये बिहेवियर देखकर ऑडियंस को उससे डिसअपॉइंट होती है क्योंकि वो अपनी ही बात से पीछे हट रहा होता है। लेकिन वांग लिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डिसाइड करता है कि जिन वुशु को कोई बहाना न मिले खामबा, इसलिए वो ड्रम को 6ठी बार स्ट्राइक करता है। 6ठी स्ट्राइक में भी वांग लिन ड्रम बजाने में कामयाब रहता है और बैकलैश को झेल लेता है। उसी पल वांग लिन रियलाइज करता है कि अब उसकी स्ट्राइक्स में इमॉर्टल डाओ का एसेंस शामिल हो चुका है, यानी इस ड्रम के अंदर ही एक कल्टीवेशन पाथ छुपा हुआ है। अब जिन वुशु के पास इनकार करने का कोई रास्ता नहीं बचता और वो हार मान लेता है। फिर भी वो स्टेक्स बदलने की कोशिश करता है और कहता है कि वो वांग लिन को एम्परर के सामने रेकमेंड कर देगा, लेकिन वांग लिन साफ मना कर देता है। उसे रेकमेंडेशन नहीं चाहिए, उसे सिर्फ जिन वुशु के हाथ चाहिए। इसके बाद वांग लिन ड्रम को फिर से स्ट्राइक करता है। इस बार ड्रम की साउंड सीधे इमॉर्टल डाओ के साथ रेजोनेट करती है और पूरा अरीना एक टर्बुलेंट स्टॉर्म में डूब जाता है। इतना ज्यादा प्रेशर बन जाता है कि जिन वुशु खुद भी उसे महसूस करता है। फिर भी जिन वुशु हाथ काटने से इनकार कर देता है। आखिर में वो एक लास्ट बेट रखता है, अगर वांग लिन ड्रम को 15 बार बजा दे तभी वो सच में अपने हाथ काटेगा। वो इस पैक्ट में एम्परर का नाम भी ले लेता है, यानी अगर उसने फिर से वादा तोड़ा तो एम्परर खुद उसे सजा देगा। वांग लिन को कोई डर नहीं लगता। वो ड्रम को 9वीं बार स्ट्राइक करता है। इस बार बैकलैश पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जो वांग लिन को घायल कर देता है और उसे पीछे उछाल देता है। ये देखकर जिन वुशु को राहत मिलती है क्योंकि उसे लगता है कि अब वांग लिन कभी भी 15वीं स्ट्राइक तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन 9वीं स्ट्राइक के बाद जो बैकलैश वांग लिन को लगता है, उसी पल उसे अपने डाओ को लेकर एक अचानक एनलाइटमेंट मिलती है। उसे समझ आ जाता है कि ये कोई टेस्ट नहीं था बल्कि एक ब्रेक थ्रू का मौका था। वांग लिन तुरंत अपना तरीका बदल देता है। अब वो ड्रम की साउंड के खिलाफ लड़ने की जगह उसके साथ रेजोनेट करना चुनता है। वो अपनी सारी डिफेंसेस छोड़ देता है और पास से ड्रम को स्ट्राइक करता है और इस बार वांग लिन को कोई बैकलैश नहीं लगता बल्कि उसे एक बॉडी क्लेंजिंग मिलता है। ये देखकर सारे वाइस कमांडर्स हैरान रह जाते हैं क्योंकि वांग लिन ने ड्रम के सीक्रेट्स को इतनी गहराई से समझ लिया था कि वो उसी से अपने डाओ को आगे बढ़ा रहा था। वांग लिन अपने प्रिंसिपल्स पर अडिग रहता है, डिफाइंट डाओ के रास्ते पर। दूसरी तरफ एम्परर गु युंगचाओ को एहसास हो जाता है कि वांग लिन ने उस गिफ्ट को पहचान लिया है जिसे उसने जानबूझकर ड्रम के अंदर छुपाया था। ये टेस्ट उसी ने रखा था ताकि किसी को एनलाइटनमेंट और ब्रेक थ्रू का मौका मिल सके और उसे खुशी होती है कि वांग लिन इस मौके को इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल कर पा रहा है। अपने डाओ के प्रिंसिपल्स के साथ ड्रम को स्ट्राइक करते हुए वांग लिन पूरी तरह आर्टिफैक्ट के साथ रेजोनेट करने लगता है। अब ड्रम उसे नुकसान पहुंचाने की जगह उसके शरीर को शुद्ध करने लगता है। जो भी लोग ड्रम की साउंड सुन रहे होते हैं वो वांग लिन के पूरे सफर का बोझ महसूस कर पाते हैं, उसके परिवार की मौत से लेकर उसकी कठिन कल्टीवेशन जर्नी तक और उसकी प्यारी लीमुआन तक। वांग लिन ये रास्ता सैकड़ों सालों से चल रहा है, लगभग 700 साल से भी ज्यादा। ऑडियंस पूरी तरह इमोशनल हो जाती है। कई लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं वांग लिन के दर्द और उसके सफर को महसूस करके। दोनों वाइस कमांडर शॉक में भी होते हैं
और ऑ में भी। वांग लिन ने ड्रम की जिंग पावर के साथ इतना स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस बना लिया था कि हर कोई, यहाँ तक कि वो खुद भी, उसे साफ महसूस कर पा रहे थे। यहाँ तक कि कमांडर टियान शुई भी अब वांग लिन में सीरियस इंटरेस्ट लेने लगता है। जैसे जैसे वांग लिन अपनी 15वीं स्ट्राइक के करीब पहुँचता है, वो एक असेंडेंट ब्रेक थ्रू के पास आ जाता है। तभी उसके सामने एक गेट ऑफ द इमॉर्टल डाओ दिखाई देता है, जैसे उसे अंदर बुला रहा हो। लेकिन ठीक उसी वक्त जब वांग लिन 15वीं स्ट्राइक करने ही वाला होता है, उसके सामने ली मू वन की इमेज उभर आती है। ये देखकर वाइस कमांडर हुआंग हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि इतनी बड़ी ब्रेक थ्रू के बिल्कुल करीब आकर वांग लिन रुक क्यों गया, लेकिन कमांडर टियान शुई सब समझ जाता है। वांग लिन इस वक्त अपने वर्ल्डली इमोशंस और डाओ के बीच एक अंदरूनी जंग लड़ रहा था, क्योंकि वांग लिन का बॉडी क्लेंजिंग चल रहा था। उसकी मॉर्टल मेमोरीज जैसे ली मू वन के लिए उसका प्यार ब्रेक थ्रू के लिए एक तरह की इंटरफेरेंस बन रही थी। अगर उसे आगे बढ़ना था तो इमॉर्टल डाओ उससे मांग कर रहा था कि वो इन मेमोरीज को मिटा दे। मतलब इमोशनलेस कल्टिवेशन का रास्ता अपनाना, बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा बन जाना। एम्परर गुयन चाओ भी समझ जाती है कि वांग लिन अपने इमोशंस और डाओ के बीच फैसला कर रहा है। उसके दिमाग के अंदर इमॉर्टल डाओ की आवाज उसे कहती है कि अगर ब्रेक थ्रू चाहिए तो इमोशंस छोड़ दो। लेकिन वांग लिन को एहसास हो जाता है कि अगर उसने ये स्टैंडर्ड इमॉर्टल डाओ फॉलो किया तो वो अपने डिफाइंट डाओ से गद्दारी करेगा। उसके लिए अपने फीलिंग्स को छोड़ देना एक तरह की कायरता थी, या फिर सच्चाई से भागना जो उसके प्रिंसिपल्स के बिल्कुल खिलाफ था। आखिरकार वांग लिन अपने डिफाइंट पैथ को चुनता है। वो डिसाइड करता है कि वो इमोशंस भी रखेगा और फिर भी इमॉर्टल ब्रेक थ्रू हासिल करेगा। यही फ्यूजन, यही रास्ता उसका डिफाइंट डाओ है। इसी रिजॉल्व के साथ वांग लिन आखिरकार 15वीं स्ट्राइक करता है और यहीं पर कहानी एक जबरदस्त क्लिफ हैंगर पर खत्म हो जाती है। उसकी कहानी हम नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, एक छोटा सा रिमाइंडर, ये कहानी पूरी तरह फिक्शनल है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है और ओरिजिनल नॉवेल पर बेस्ड है। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।